नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भूगोल को उठाया है और भूगोल का ये चौथा चैप्टर है, जिसमें हम भारतीय कृषि का अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी एग्रीकल्चर की दृष्टि से हमारा देश काफी उन्नत है। एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकांश जनसंख्या 2/3 जनसंख्या कृषि के काम में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसका क्या मायने होता है, इसको हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। हमारे भोजन के लिए जो व्यवस्था करती है वो कृषि ही होती है। भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल को भी ये पैदा करती है। अगर हम भारत में अपनाए जाने वाले कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे तो हमें 3 प्रकार के कृषि तंत्रों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। पहले नंबर पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आगे चल करके गहन जीविका कृषि। ये गहन जीविका कृषि का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वाणिज्यिक कृषि। तो इन 3 टॉपिक को चलिए समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम जीविका निर्वाह कृषि की बात करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी जीवन के प्रारंभिक दौर में कृषि उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो जीवन का प्रारंभिक दौर में जीविका के निर्वाह के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए जिस प्रकार की कृषि का इस्तेमाल किया जाता था, वही प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी। और प्रारंभिक दौर में आप देखेंगे, कृषि के भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, बहुत पुराने कृषि के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लकड़ी के हल, दाव कोई रहा होगा औजार उस समय, खुदाई करने वाली छड़ी। इस छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके परिवार के या समुदाय के लोग श्रम करते थे और इसकी मदद से ये कृषि की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की उर्वरा शक्ति और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर ही निर्भर करा करती। कहने का मतलब है कि मानसून पर डिपेंड होती थी ये कृषि, यानी आप अलग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं करते थे उस समय, कोई सिंचाई की अलग से व्यवस्था नहीं थी। तो हम पूरी तरह से, या जो किसान होता था पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंड हुआ करता था। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी खाद की, तो इस वजह से जो नेचुरली मृदा होती थी, जितनी फर्टाइल होती थी, उसी से काम चलाना पड़ता था। इस वजह से उत्पादन कम हुआ करता था। तो इतनी परिस्थितियां होती थी उस समय प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की। और इसी का एक एग्जाम्पल है कर्तन एवं दहन प्रणाली। कर्तन एवं दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। चलिए उस स्लाइड में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या होती है। जब एक जगह पर जा करके वहां के जंगलों को साफ कर दिया जाता है और साफ करने के बाद वहां पर आग लगा दी जाती है। तो जंगलों को पहले काटा जाता है, काट करके वहां पर आग लगा दी जाती है, यानी पहले कर्तन किया जाता है यानी काटा जाता है, बाद में उसको दहन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कर ली जाती है। कृषि करने के बाद यहाँ पर जो उत्पादन होगा उसको लेने के बाद फिर आगे जाएंगे किसी और स्थान पर, वहां पर भी जंगल को काटेंगे, जलाएंगे, ऐसे ही करेंगे। वहां से फसल लेने के बाद फिर आगे जाएंगे किसी और स्थान पर। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी प्रकार के एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थान बदल बदल कर की जाती है, इस वजह से इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, हमने आपको बताया भी। इस प्रकार की कृषि को दुनिया के अलग अलग स्थानों में किया जाता है और मुख्य रूप से जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहीं पर किया जाता है। भारत के अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। ये सारी चीजें आपको खुद से तैयार करनी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्वी भाग में भारत के इसको झूम खेती कहा जाता है। ये अगर आप मैप देखेंगे तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इस क्षेत्र पर इसको काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है और इसको झूम खेती कहा जाता है। अगर हम दुनिया के अलग अलग भागों की बात करें तो वहां पर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अमेरिकी भाग में इसको मिल्पा कहा जाता है। इस एरिया में वेनेजुएला में इसको कहा जाता है कोनुको। इसके बाद ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसको
लदांग कहा जाता है और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, इनको आपको तैयार करना है। हमने भी आपको बताया कर्तन एवं दहन कृषि, जमीन के टुकड़े को साफ करके परिवार के साथ भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इससे होता क्या है बेनिफिट, मृदा की उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देता है, स्थानांतरण कर लेता है, अपना दूसरी जगह चला जाता है। इस प्रकार में होता क्या है, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यानी यहाँ के जब कृषक जमीन को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो काफी समय तक उस जमीन को छोड़ रखा जाता है, परती छोड़ रखा जाता है, उसमें कृषि नहीं की जाती है। इस वजह से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और आगे क्या होता है, क्योंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करता है, यहाँ पर कोई अलग से फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता है, इस प्रकार से उत्पादकता कम होती है और जमीन को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। लेकिन हाँ, इसका एक नुकसान ये जरूर है कि इस प्रकार की कृषि करने से जैव विविधता को खतरा पहुंचता है, क्योंकि बार बार जगह जगह पर जा करके जंगलों को काटा जाता है, तो वहाँ के जो जंगली जीव हैं वो भी परेशान होते हैं और जो जंगल हैं वो भी नष्ट होते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बाद हम आगे चलते हैं, अन्य प्रकार की कृषि की बात करते हैं, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि में बस इतना बदलाव आया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है, जमीन उतनी ही है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, भोजन की आवश्यकता बढ़ गई है। इस वजह से कुछ उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम सारे प्रकार के यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, उर्वरकों को खाद का इस्तेमाल किया जाएगा और उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होगा, आइए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने आपको बताया ही, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता और अलाभप्रद होता चला जा रहा है। आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आप आपके जो दादा बाबा जी रहे होंगे उनके पास जमीन का परसेंटेज ज्यादा रहा होगा, लेकिन लगातार पॉपुलेशन जब डेंसिटी बढ़ रही है इस वजह से और उत्तराधिकार के नियम की वजह से उसके आकार घट रहे हैं काफी ज्यादा जोतों के। ये आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का फिगर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है और इस चीज को करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अत्यधिक सिंचाई करनी पड़ती है और साथ ही साथ अत्यधिक उसको खाद और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। अगर हम देखें तो देश में सामान्यतः इसी प्रकार की कृषि ज्यादातर प्रचलित है। इसमें किसान मेनली अपने भरण पोषण के लिए अनाज का उत्पादन करता है। इसके बाद एक तीसरा प्रकार आ जाता है वाणिज्यिक कृषि। इसमें जो उत्पादन का उद्देश्य होता है वो चीजों को बेचना होता है। मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। ज्यादातर इसमें जो किसान चीजों को बोता है वो आधुनिक निवेश करता है, ज्यादा पैसा लगाएगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। पैदावार बढ़ाने के लिए अत्यधिक नई तकनीक के बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाएगा, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाएगा और उनका मेन टारगेट होता है पैदावार को बढ़ाना, जिससे वो ज्यादा लाभ कमा सके। तो वाणिज्यिक कृषि के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको रोपण कृषि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रोपण कैसी कृषि होती है, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस होती है। इंटरफेस का मतलब एक मध्यस्थ का काम करती है रोपण कृषि उद्योग के और कृषि के बीच में। रोपण कृषि होता क्या है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रोपण कृषि ऐसी होती है, रोपण कृषि में मुख्य रूप से कोई एक फसल होती है, उसको बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, ज्यादा उसमें लोग लगते हैं, यानी जो श्रमिक हैं वो ज्यादा उसमें लगते हैं और इससे मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। इसको जब प्राप्त किया जाएगा तो उद्योग और कृषि के बीच का ये संबंध स्थापित करता है आपका रोपण कृषि। अगर हम भारत में बात करें कौन कौन सी फसलें रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं, तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसलें हैं। और इनसे प्रश्न कैसे बनता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चाय, कॉफी, रबड़, और एक आपको दे दिया जाएगा आलू दे दिया गया या गेहूं दे दिया गया। पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है।
तो रोपण फसल के उदाहरण लिखने के लिए भी आपसे आ सकते हैं 1-2 नंबर में कि वो रोपण फसल के 4 उदाहरण लिखिए और समझाइए। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है रोपण कृषि। और रोपण कृषि का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ करता है कच्चे माल के रूप में उद्योग में। तो ये आपने समझा रोपण कृषि को। रोपण कृषि के बाद हम अब आगे चलते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है लगभग। अब हम शस्य प्रारूप को समझ लेते हैं। शस्य प्रारूपों को अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में मुख्य रूप से 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं और इनमें अलग-अलग प्रकार की फसल बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। एक-एक करके चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम रबी फसल के बारे में बात कर लेते हैं। रबी फसल को भारत में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी जो रबी की फसल होती है उसको ठंडी के सीजन में बो दिया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जब गर्मी होती है हमारे यहाँ, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि फसलें आती हैं। तो उदाहरण पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार के राज्यों में या कौन कौन से राज्यों में रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में गेहूं तथा अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण दशाएं पाई जाती हैं। रबी की फसल के उत्तर भारत में ज्यादा होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। आप देखते हैं कि उत्तर भारत में ठंडी के मौसम में कभी कभी बरसात होती है। तो ये जो बरसात होती है ये भारत के पश्चिमी किनारे से आती है और इसको पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा बरसाया जाता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ ठंडी के सीजन में भारत में, उत्तर भारत में बरसता है, तो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। तो ये भी हेल्प करता है काफ़ी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी इस रबी की फसल की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे चल करके कि आपका हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति की वजह से रबी की फसल को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था और रबी की फसल मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में काफी मात्रा में उसकी जो उत्पादन है वो बढ़ गया था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इस वजह से भी उत्तर भारत में रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। रबी की फसल के अलावा आगे हम बात करते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ के फसल की बात यह है कि मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जब यानी बरसात प्रारंभ हो जाती है उस समय ये फसल बोई जाती है, मई जून के आसपास। और सितंबर अक्टूबर यानी ठंडी आना प्रारंभ हो जाता है, तो ठंडी के आते आते इसको काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तमाम सारी फसलें आती हैं। खरीफ की फसलों के बाद आगे हम आ जाते हैं जायद की ऐसी फसल होती है जो रबी और खरीफ फसल के दोनों के बीच में पैदा की जाती है। आप देखेंगे कि रबी की फसल काट ली गई है और रबी की फसल गर्मी जब प्रारंभ होती है उस समय काट ली जाती है। खरीफ की फसल बरसात के समय बोई जाती है। तो गर्मी और बरसात के बीच में 1-2 महीने, 2.5 महीने का समय होता है। उसी टाइम पीरियड में जायद की फसल को बोया जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसी फसलों को रखा जाता है जिनका टाइम पीरियड काफी कम होता है। कुछ 2 महीने, 2.5 महीने का समय होता है जायद की फसल लेने के लिए। तो 2 महीने में मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों, इन तमाम प्रकार की फसलों को ले लिया जाता है। कुछ प्रकार की दालें भी यहाँ पर ले ली जाती है। अब आगे हम बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में। एक एक करके उन फसलों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल के बारे में। आप देख रहे हैं भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो ज्यादातर बच्चे उसमें गेहूं को टिक कर देते हैं क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं को आपको नहीं मानना है क्योंकि चावल लगभग पूरे भारत में बोया जाता है। इस वजह से चावल हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न फसल है। हम देखते हैं कि चावल चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हमारा देश है। यानी चावल सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ पर होता है, चाइना में होता है और चाइना के बाद हमारे देश में होता है। चावल की आप यहाँ पर फसल देख रहे हैं, पेड़ लगी हुई है, देख रहे हैं। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल का एरिया। चावल का एरिया मुख्य रूप से डेल्टाई प्रदेशों में, ये आपका पूरा पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। और भारत के पूर्वी भाग में ये जो गंगा का मैदान है, इधर आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई दे रहा है। और नीचे साइड आपका पूर्वी घाट के आसपास जितना भी डेल्टाई प्रदेश है
उस डेल्टाई प्रदेश से लगा हुआ पूरा उत्पादन होता है। इसकी बात करें अगर हम, ये एक खरीफ फसल है, अभी आपको पीछे बताया ही गया है। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तभी तो ये गर्मी के मौसम में बोया जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तभी ये पनप पाएगा। और अधिक आर्द्रता बरसात के सीजन में बोई जाती है, क्योंकि इसको अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वहां पर तो ये अपने मन से तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चावल की फसल कटने के लिए तैयार है, और इसी धान से हम बाद में चावल को अलग कर लेते हैं। आगे चलेंगे। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। हमने आपको पीछे ही बताया है कि मुख्य रूप से जो चावल है उत्तर पूर्वी मैदान में तथा उत्तर भारत में तथा तटीय प्रदेश जो होते हैं भारत के, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही डेल्टाई जो प्रदेश है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे गेहूं की फसल का। तो चावल के पश्चात गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, बोया जाता है। दूसरे नंबर पर गेहूं को, और यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। अभी हम मैप में देखेंगे कैसे ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, उत्तर भारत आप देख रहे हैं और उत्तर पश्चिमी भारत या लगभग मध्य भारत में ये पैदा की जाती है। जब आप रबी की फसल को बोते हो उस समय ऋतु कैसी होनी चाहिए, शीत होनी चाहिए। इसी वजह से हम ठंडी के मौसम में रबी की फसल को बो देते हैं। लेकिन जब इसको काटने की बात आती है तो इसको धूप की आवश्यकता पड़ती है जिससे ये पक सके। इसी वजह से गेहूं की फसल गर्मी के सीजन में काटी जाती है। इसको उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो हमने आपको अभी पहले ही बताया, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश इसका उत्पादन करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये तमाम सारे महत्वपूर्ण राज्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। तो आपने अभी भी देखा कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन काली मिट्टी का प्रदेश इसका उत्पादन करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंगा सतलुज का मैदान आपको दिखाई दे रहा है। ये गंगा का मैदान इधर जाएगा, तो गंगा के मैदान में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है गेहूं का। और ये सतलुज का मैदान आप देख रहे हैं, तो सतलुज के मैदान के पास भी पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो इन दोनों जगहों पर, साथ ही दक्कन का पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। तो ये दो रीजन आपको पता चल गए जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं भी आपका कंप्लीट हो गया है। गेहूं के बाद अब आते हैं मोटे अनाज के पास, मिलेट्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनके बारे में हालांकि कोई खास क्वेश्चन डिटेल से बनता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और मुख्य रूप से ये फसलें आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, इस वजह से इनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन से राज्य इनको उत्पादन करते हैं वो सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। बाजरा के बारे में भी आप देख लेंगे, हाईलाइट कर दिया गया है। मक्का के बारे में थोड़ा सा एक आधे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मक्का के बारे में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये खरीफ फसल है, और बाजरे की फसल आप देख रहे हैं इस प्रकार की होती है। गेहूं की फसल आप देख रहे हैं यहाँ पर। मक्के के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मात्रा में मक्के का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो कर्नाटक, ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, एक नंबर का पूछा जा सकता है। कर्नाटक शीर्ष उत्पादक है मक्के का। इसके अलावा अन्य राज्य भी आते हैं। मक्के की फसल काटी जा रही है महिलाओं के द्वारा, और इसके भुट्टे को अलग कर लिया जाता है और इसी से पॉपकॉर्न भी बनाया जाता है। मक्के के पश्चात आइए आगे चलते हैं, दाल की बात करते हैं। दाल के बारे में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में दाल का उत्पादन भी भारत ही करता है, और उपभोग भी, सबसे ज्यादा खपत भी दुनिया की दाल के मामले में सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोग कैसे हैं, शाकाहारी हैं, और शाकाहारी लोगों को आवश्यकता होती है, सबको आवश्यकता होती है प्रोटीन की। शाकाहारी लोग दालों को खा करके ही अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। अपने शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको दाल को खा करके वो पूरी करते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मांस को खा करके
मछली को खा करके, अंडे को खा करके अपने शरीर में जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ये बड़ा रीजन है कि हमारे देश में दालों की खपत बहुत ज़्यादा होती है, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी घट जाती है। दालों के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि दालों में फलीदार फसलें होने के नाते, अगर हम अरहर को छोड़ दें तो बाकी जो भी दालें होती हैं ज़्यादातर वो फलीदार होती हैं। उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं फलीदार गांठें पाई जाती हैं, और ये फलीदार गांठें जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, यानी मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति को बढ़ा देती है। जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है जब मृदा में बढ़ जाती है तो वो अन्य फसलों के लिए लाभदायक होती है। मान लीजिए हमने दाल की फसल लगाई है, तो उसने क्या किया है, जब वो उसका उत्पादन होगा तो उसने मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दिया है, और नाइट्रोजन की मात्रा अगले आने वाली जो फसल होगी, अब उस दाल के बाद जो भी हम फसल बोएंगे उसके लिए लाभदायक होगी काफी ज्यादा। तो इस वजह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब 2 फसलें बोई जाएंगे, 2 फसलों के बीच में दलहन को बोया जाएगा, इससे दोनों फसलों को लाभ होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ये प्रमुख राज्य है जहां पर दालों का उत्पादन होता है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में दलहन उत्पादन शीर्ष राज्य यानी शीर्ष दलहन उत्पादन राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है, तो एमपी आपको उसमें नंबर 1 आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्यान्नों के अलावा कुछ फसलें हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर गन्ना की हम बात करेंगे। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी इसको भी गर्मी की आवश्यकता होती है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की इसको भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा गन्ने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। पहले ही आपको बताया उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में इसको बोया जाएगा। और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो आप ब्राजील का नाम बताएंगे। और ब्राजील के बाद भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत में भी अगर हम राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान रखते हैं। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप गन्ने की फसल यहाँ पर देख रहे हैं। गन्ने की फसल के पश्चात हम आगे बात करेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन ऐसी फसलें होती हैं जिससे हम तेल निकालते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन ये तमाम सारी फसलें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन खास बनता नहीं है, इसलिए इनको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ तिलहनी फसलें यहाँ पर दी गई हैं। मूंगफली की फसल है, सूरजमुखी की फसल है और सरसों की फसल है। इसके बाद चाय की फसल की बात कर लेते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। हमने आपको पीछे बताया कि चाय की फसल के लिए एक बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस वजह से यह एक रोपण कृषि होती है। तो चाय के बागान यहाँ पर आप देख रहे हैं, बागान में काम करती हुई श्रमिक महिला आप देख रहे हैं। चाय के बारे में कुछ और चीजें डिटेल से समझते हैं। कि अगर आप चाय के पौधे को लगाना चाहते हैं तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, यानी गर्मी होनी चाहिए थोड़ा सा वहां पर। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए वहां पर। ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। साल भर बरसात होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। और बरसात का पानी वहां पर भर न जाए इसलिए जमीन कैसी होनी चाहिए, ढालदार, ढलुआ क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका पानी अगर साल भर किसी स्थान पर पानी बरसेगा तो वो पानी भर जाएगा वहां पर, और उसकी जो जड़ें हैं वो डूब जाएंगी पानी में पौधे की, और जड़ें इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। तो चाय की खेती के लिए 2 फैक्ट आपको समझ में आ गया कि बरसात साल भर होनी चाहिए वहां पर, फुहारदार। बरसात के साथ साथ मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जीवांश युक्त होनी चाहिए, और साथ ही वहां पर ढलुआ मिट्टी होनी चाहिए, ढालदार होनी चाहिए, जिससे आराम से चीजें या पानी जो है बह जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मुख्य रूप से भारत में चाय असम में बोई जाती है। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी, ये दोनों स्थान पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु और केरल में भी थोड़ा बहुत मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि भारत में शीर्ष चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम आपको बताना है। चाय के बाद हम आगे चलते हैं, एक अन्य प्रोडक्ट की बात करते हैं, कॉफी की। भारतीय कॉफी की खास बात यह है कि यह काफी गुणवत्ता युक्त होती है, इसकी गुणवत्ता पूरी दुनिया में जानी जाती है। और हमारे देश में कॉफी की जो प्रजाति बोई जाती है उसका नाम है अरेबिका।
अरेबिका किस्म बोई जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में। सबसे पहले ये यमन नामक देश से लाई गई थी, लाकर में इसको भारत में बो दिया गया और पूरे दुनिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। काफ़ी स्वादिष्ट होती होगी ये काफ़ी। शुरुआत बाबा बूनन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। तो बाबा बूनन की पहाड़ियां दक्षिण भारत में बाबा बूनन नाम के एक संत हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है उन्होंने ही सबसे पहले काफी के पौधे को ला करके वहां पर बो दिया था और बाद में पूरी पहाड़ियों में फैल गया आगे चल करके। इस वजह से वो पहाड़ी का नाम बाबा बूनन की पहाड़ी हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबा बूनन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो काफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर है बाबा बूनन की पहाड़ियां? कर्नाटक राज्य में है। इस वजह से नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मुख्य रूप से कॉफी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप कर्नाटक का नाम बताएंगे। आगे चल करके हम कुछ अखाद्य फसलों की बात करते हैं, यानी ऐसी फसलें जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उसकी काफी डिमांड होती है। सबसे पहले हम रबड़ की बात करते हैं। रबड़ के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाएंगी वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन में इसका उत्पादन किया जाता है। तो भूमध्य रेखा में क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इस वजह से जहां जहां पर गर्मी ज्यादा मात्रा में होगी वहीं पर भी रबड़ का उत्पादन किया जा सकता है। परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। इसी वजह से हमारे देश में उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जो दशाएं हैं वहां पर इसको उत्पादित किया जाता है, मेनली केरल में। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा मिल जाती है पश्चिमी घाट में केरल के आसपास, तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो भी मिल जाता है आपका केरल में, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक का क्षेत्र है। नम तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर साल भर बरसात होती है, इस वजह से वहां पर आर्द्र जलवायु भी मिल जाती है। इसे मुख्य रूप से हमारे देश की अगर हम बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, इन जगहों पर पैदा किया जा सकता है। तो सर्वाधिक अगर उत्पादन होता है हमारे देश में रबड़ का, तो आप क्या बताएंगे, केरल में होता है। रबड़ के बाद रेशेदार फसलें आ जाती हैं। रेशेदार फसलों के अंतर्गत कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम को पढ़ेंगे। भारत में उगाई जाने वाली 4 ये प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहली तीन मिट्टी में फल पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। पहली तीन यानी आप कपास का उत्पादन करोगे तो कपास का यहाँ पर पौधा देख सकते हो, ये पौधा लगाना पड़ेगा। जूट भी उसका पौधा लगाना पड़ेगा, सन का भी पौधा लगाना पड़ेगा। ये तीन आपको पौधे से मिलेगी। लेकिन प्राकृतिक जो रेशम मिलता है वो आपको पौधा लगाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको कीड़ा पालना पड़ेगा। और कीड़े को पाला जाता है कहाँ पर, सहतूत के पेड़ में। तो रेशम के कीड़े से ही इस तरह से रेशम मिलता है। तो इस 4 प्रकार के हमारे यहाँ रेशेदार जो फसलें उनका उत्पादन किया जाता है। आइए उनके बारे में थोड़ा करके समझ लेते हैं। हमने आपको लास्ट में बताया है मलबरी पेड़। ये देखिए, मलबरी पेड़ यानी सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी हरी पत्तियों में पाला जाता है कीड़े को, रेशमी कीड़े को। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर के अंतर्गत हम किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम का उत्पादन करते हैं। आइए कपास की बात कर लेते हैं। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बार अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य मिल जाते हैं कपास के। तो सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। तो इसलिए भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। आप देखेंगे कि सूती कपड़ा जो उद्योग होता है उसमें धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो धागा बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, ये भी आप नोट करेंगे। अब भारत की बात करें कि भारत में कपास उत्पादन करने की दशाएं कहाँ पर अच्छी हैं, तो दक्कन का जो पठार, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर जो शुष्कर प्रदेश है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी ही मुख्य रूप से कपास का उत्पादन करती है। यानी अगर आपसे कुछ पूछे
कि कपास के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी जिम्मेदार होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी आपको आंसर देना है। और भारत में जो काली मिट्टी है वो दक्कन के ट्रैप में या दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन करने के लिए, फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये तमाम सारी कंडीशन जब मिल जाती हैं तो कपास का बढ़िया उत्पादन हो जाता है। और कपास एक खरीफ की फसल है। कपास की फसल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पौधे से इस तरह से करके कपास निकाला जाता है और इसको बीजों से अलग कर लिया जाता है। तो कपास की फसल भी आपने जान ली है। तो चलिए वीडियो के अंत में हम अंतिम रेशेदार फसल का अध्ययन कर लेते हैं, जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, या इंग्लिश में गोल्डन फाइबर कहा जाता है, या स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो इसको ढेर सारे नामों से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोल्डन कलर का होता है। आपने बोरे देखे होंगे, बोरे, टाट, ये सब चीजें जूट से निर्मित होती हैं। और जूट का रंग कैसा होता है? गोल्डन कलर का थोड़ा सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लगभग इस रंग का होता है। तो इस वजह से इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इस फसल को बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में उगाया जाता है। जहां जहां पर बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में, वहां पर इस फसल को उगाया जाता है। एक खास बात यह होनी चाहिए कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए मिट्टी में, और मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए। ये 2-3 कंडीशन होनी चाहिए, तब वहां पर जूट का उत्पादन किया जा सकता है। और जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती हो, वहां पर जूट का उत्पादन किया जा सकता है। पहली बात, जल निकासी प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए। और मिट्टी उर्वरक इसलिए हो जाए क्योंकि वहां पर हर साल नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होगा, यानी खादर मृदा हर साल वहां पर आएगी, और इस वजह से वो खादर मृदा काफी ज्यादा उर्वरक होती है ऑलरेडी। तमाम सारी कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब इसके बढ़ने का समय आता है, ग्रोथ का समय आता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए वहां के आसपास का। तो ऐसी तमाम सारी दशाएं भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय में पाई जाती है, और इस वजह से ये तमाम सारे राज्य शीर्ष जूट उत्पादक राज्य के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शीर्ष जूट उत्पादक राज्य कौन सा, तो वेस्ट बंगाल का नाम सबसे पहले आप बताएंगे। इस तरह से आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अभी ये चैप्टर पूरा हुआ नहीं है, इसके अन्य टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।